वेलकम स्टूडेंट्स। बात करेंगे रियल एंड एपरेंट वेट की। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वेट क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, वेट जो है जैसे कि हम जानते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी है जिस जो कि हम एक वेट मशीन जिस तरह से हमारे पास होता है स्प्रिंग बैलेंस, उसके जरिए हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। यानी कि विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जो है वो आप वेट को मेजर कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मेजर किया जा सकता है। अब हमारे पास वेट जो है उसका मतलब कि वो होता क्या है और वो किस चीज का नाम है। तो हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अर्थ के अराउंड जो है उसकी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी कि वो फील्ड जिसके अंदर ग्रेविटी जो है वो एक्ट करती है। और ग्रेविटी क्या है स्टूडेंट्स? जिस एक फोर्स है जो कि हर बॉडी को अपने सेंटर ऑफ मैस यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करे। यानी कि कोई भी बॉडी जो कि अर्थ के ऊपर लाई करती है या फिर अर्थ की सरफेस के ऊपर लाई करती है, वो जो है वो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लग रही है जिसे हम कहते हैं जी। और वो हमारे पास की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स की वेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, यानी कि डब्ल्यू जो है वो हमारे पास एक पुल है जो कि अर्थ एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, जो और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह कि अगर हमारे पास यानी कि वो फोर्स, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फोर्स वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना होगा जितनी उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही होगी। ठीक है, यानी कि अगर वो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के मुताबिक उसका वेट जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटेशनल पुल के मुताबिक होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैं इसकी जगह फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिख देती हूँ। ठीक है, GRAVITY। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ तो मैंने अर्थ की बात की, अगर हम मून की बात करें तो मून पे भी इस तरह होगा कि जितनी मून की ग्रेविटेशनल पुल होगी उतना ही उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा मून के ऊपर। सही, ये तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट था, हमारे पास वेट का कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम अब हमने जिस तरह से हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स रियल एंड एपरेंट वेट, तो उसका क्या मतलब है कि रियल वेट हमारे पास कौन सा होगा और एपरेंट वेट हमारे पास कौन सा होगा। तो ये चीज हमने आज स्टडी करनी है कि हमारे पास रियल और एपरेंट वेट का क्या मतलब है। ठीक, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास रियल वेट वो वेट है जो कि हमारे पास जो कि हम स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर करते हैं। लेकिन एपरेंट वेट जो है स्टूडेंट्स, यानी कि ये वेट जो है ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो चीज हमें जो स्प्रिंग बैलेंस हमें वेट शो कर रहा है वो हमारे पास क्या रियल वेट होगा या एपरेंट वेट होगा, ये चीज हमने देखनी है। अब हम जिस तरह से मैंने अर्थ की ग्रेविटी की बात की थी स्टूडेंट्स, क्या अर्थ के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करती है। लेकिन जब हम स्पेस में चले जाते हैं, यानी कि स्पेस में हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं स्पेस में जो बॉडीज हैं वो वेटलेस हो जाती हैं, यानी कि उनका कोई वजन नहीं रहता। अब वो भी उसकी भी रीजन यही है क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल पुल एक्ट नहीं कर रही होती अर्थ की, इस वजह से वो बॉडीज जो हैं वो वेटलेस हो जाती हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे, हम 4-5 केसेस डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हम रियल और एपरेंट वेट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक केस हम स्टडी करेंगे कि मेरे पास एक, जिस तरह से यहाँ मैं एक बैलेंस बनाने लगी हूँ, ये मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है स्टूडेंट्स, यानी कि ये हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास इस पे स्केल की रीडिंग्स हैं और इस पे मैं एक वेट हैंग कर दूंगी। ठीक है, अब ये वेट जो है स्टूडेंट्स, इसको मैं जो है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा होगा और उससे मैं W से डिनोट करूंगी। और इसको मैंने अटैच जिसके साथ किया स्टूडेंट वो एक स्प्रिंग है। ठीक है, यानी कि उसको मैं ग्रीन कलर से शो करने जा रही हूँ। ये जो ग्रीन है ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसको मैंने एक वेट उसके साथ मैंने हैंग कर दिया। अब जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि जब हम स्प्रिंग के साथ कोई भी वजन अटैच करते हैं तो उसमें एक स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेंशन। यानी कि जो खिंचाव उस स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसको हम टेंशन का नाम देते हैं। और टेंशन जो है स्टूडेंट्स वो वेट के हमेशा ऑपोजिट एक्ट कर रही होती है। अब अगर हम ये जो मेरे पास पूरा एक सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसको एट रेस्ट की पोजीशन पे देखती हूँ मैं, एट रेस्ट। ठीक है, यानी कि एट रेस्ट का क्या मतलब है, ये मेरे पास केस नंबर 1 है जो मैं स्टडी करने जा रही हूँ। केस नंबर 1 में क्या है कि ये जो मेरे पास पूरा सिस्टम है ये एक इसके सराउंडिंग्स में जो भी चीज है वो समझते कि हमने इसको मूव नहीं करवा रहे, हम इसको एक स्टेबल पोजीशन पे रखे हुए हैं। ठीक है, जब ये स्टेबल पोजीशन में होगा स्टूडेंट्स तो इसके ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी वो क्या होंगी हमारे पास, उसको हम किस तरह से लिखेंगे। जिस तरह से मैं देखती हूँ T माइनस W इज इक्वल टू MA, और M है हमारे पास क्या है, फोर्स। यानी कि ये चीज मेरे पास क्या है, फोर्स।
फोर्स यानी कि फोर्स F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमने पढ़ रखा है। तो जो तमाम फोर्सेज इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं वो किसके बराबर है, T माइनस डब्ल्यू के। अब यहाँ मैंने T को पॉजिटिव लिखा है और W के साथ मैंने नेगेटिव साइन डाला है। इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट हमारे पास एक्सिस हैं यानी कि एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। इसी तरह हम जो राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे जो हम टर्म्स लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ जाती हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है वो इसकी लेफ्ट साइड पर आ जाएंगी टर्म्स, ठीक। ये अकॉर्डिंग टू अगर हम इसके देखें एक्सिस के तो हम देखते हैं कि टी जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है और डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। इसी वजह से मैंने उसका नेगेटिव साइन डाला है क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं। टी और डब्ल्यू दोनों हम न्यूटन में मेजर करेंगे और ये टोटल फोर्स जो है वो एम ए के बराबर होगी है, यानी कि इस सारी जो हमारा सिस्टम है इसमें कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ठीक। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है यानी कि फोर्स इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी कि दो ही फोर्सेज हैं, एक टी और एक डब्ल्यू। तो एक्सटर्नल जब कोई फोर्स नहीं है और वो स्टेट ऑफ रेस्ट में पड़ा है तो इसका क्या मतलब होगा कि ए जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये एक एक्सेलरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जीरो। जब हमारे पास नॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम होगा यानी कि जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वहां हमारे पास टी जो है वो डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। टी जब डब्ल्यू के बराबर आ जाता है स्टूडेंट्स तो इस केस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट के बराबर है, यानी कि इस केस में हमारे पास जो स्प्रिंग बैलेंस है वो हमें एग्जैक्ट वेट देगा जिसे हम रियल वेट का नाम देते हैं। और एपरेंट वेट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि जो वेट के ऑपोजिट जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, यानी कि इस केस में जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो खिंचाव हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस वो हमारे पास ऑपोजिट टू द वेट है। अगर हमारे पास टेंशन जो है वो वेट के बराबर है तो इसका मतलब है कि इस केस में रियल और एपरेंट वेट क्या है, आपस में बराबर हैं और हमें स्प्रिंग बैलेंस के जरिए एग्जैक्ट वेट की वैल्यू मालूम हो रही है, ठीक है। अब सेकंड केस में हम स्टूडेंट्स एक्सेलरेटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे। सेकंड है एक्सेलरेटिंग सिस्टम में और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, यानी कि अब मैंने क्या किया है, अब सेकंड केस में हम क्या करें, इस पूरे सिस्टम को उठा के यानी कि ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस और साथ वेट को उठा के हम एक लिफ्ट के जरिए ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। लिफ्ट जो है वो जिस तरह से आप देखते हैं कि चीजों को उठाने के हमारे काम आती है, एक मशीन है, ठीक है। लिफ्ट के जरिए मैं इस पूरे सिस्टम को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो दूसरा केस लेने लगी हूँ, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, ठीक है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें ए एक्सेलरेशन के जरिए ये पूरा सिस्टम जो है हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर जब हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट करेंगे वो भी हम लिख रहे हैं, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हमने पहले केस में लिखा था। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इसलिए मैं उसकी वैल्यू जीरो नहीं लूंगी, ये एक मूविंग सिस्टम है, ठीक। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स की यहाँ जो टी की वैल्यू निकलती है वो क्या होगा कि डब्ल्यू को मैं अगर राइट साइड पे ले जाऊं तो टी प्लस एम ए हो जाएगा। इस केस में अगर आप एपरेंट वेट को देखें तो हमारे पास इस केस में जो हमें एपरेंट वेट नजर आएगा, यानी कि जो वेट हमें एपरेंट वो होता है स्टूडेंट जो कि एक्चुअल नहीं होता लेकिन हमें दिखाई दे रहा होता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो वो W प्लस एम ए है, यानी कि उसमें इजाफा हुआ है, यानी कि रियल वेट में एक इजाफा आया है। और कितना इजाफा है, एम ए टर्म का इजाफा आया है, यानी कि उसमें एक वैल्यू एड अप हो गया जो कि एम ए के बराबर है। अब इसी चीज को आसान अल्फाज में हम इस तरह से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे पास एपरेंट वेट वो वेट होता है जो कि जिस तरह इस केस में हमारे पास टेंशन है, ठीक है। और टेंशन जो है यानी कि वो W प्लस एम ए के बराबर है, यानी कि जो खिंचाव इस स्प्रिंग में महसूस किया जा रहा है वो वेट प्लस एम ए के बराबर आ गया। जब आप इस पूरे सिस्टम को लिफ्ट के जरिए ऊपर लेके जाएंगे तो इस स्प्रिंग में जो है एक तो खिंचाव वेट की वजह से प्रोड्यूस होगा और दूसरा खिंचाव जो उसमें एक चीज टर्म ऐड हो रही होगी वो इस पूरे सिस्टम का जो है वो मूव करना भी है, जो कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, जिस फोर्स के जरिए हम इस पूरे सिस्टम को मूव कर रहे हैं वो F इज इक्वल टू एम ए के बराबर आ रही है। तो इस वजह से वो टर्म जो है वो उसमें एड अप हो गया और हमें जो है वो उसकी वैल्यू में एक इंक्रीज नजर आया है, ठीक। अब अगर हम एक और केस लेते हैं कि इसी जो है थर्ड केस जो हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हमने लिफ्ट को ऊपर नहीं लेके जा बल्कि लिफ्ट को हम नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब थर्ड केस स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस में हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो लिफ्ट है उसको हम मूव कर रहे हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड
डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब अगर जब हम लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ जिस तरह से अगर मैं लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराऊं तो उस केस में हमारे पास जो वेट, जो एपरेंट वेट होगा, हमारे पास क्या होगा, उसकी हम इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि W, यहाँ मैं ब्लू कलर से लिख देती हूँ इक्वेशन, W माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। यानी कि इस केस में हमने क्या किया है कि वेट में से टेंशन को माइनस कर दिया है, क्योंकि जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे स्टूडेंट्स तो हमारा जो वेट है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और उसमें से हम जो है टेंशन को जो है वो माइनस करेंगे, और एम ए जो है हमारे पास नेट फोर्स जो होगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करी है इस वजह से हमने उसके साथ जो है वो एम ए लिख दिया है, यानी कि ये हमारे पास नेट फोर्स है। अब अगर हम एपरेंट वेट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, यानी कि टी की वैल्यू हम एक साइड पे रख देते हैं स्टूडेंट्स और बाकी टर्म्स को हम दूसरी साइड पे लिखते हैं, तो हमारे पास जो एपरेंट वेट आ रहा है, यानी कि टी जो है वो क्या शो कर रहा है, एपरेंट वेट शो कर रहा है। ठीक, एपरेंट वेट, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या था, रियल वेट। अब अगर आप इक्वेशन को देखें स्टूडेंट्स तो हमें ये मालूम होता है कि इस केस में जब हम लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं तो रियल वेट में से एम ए टर्म जो है वो माइनस हो रही है, यानी कि W माइनस एम ए। तो इसमें हमें क्या होगा कि हमें जो हमारा जो स्केल पे जो रीडिंग आएगी वो रियल वेट से कम आएगी, यानी कि उसमें कुछ वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और कितनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एम ए वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमें जो चीज है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का महसूस होना शुरू होगा। और ये इस तरह से स्टूडेंट्स हम एक और केस भी स्टडी कर सकते हैं, यानी कि जो फोर्थ केस है हमारे पास, लास्ट केस जो कि हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि ऐसी बॉडीज जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से मूव करती हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स देखें, क्योंकि हम उससे जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस केस में हमारे पास ए जो है वो जी के बराबर होगा। तो हम क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इस वजह से ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। इस वाली इक्वेशन को एज इट इज मैं यहाँ उतार लेती हूँ, W माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। और यहाँ से अगर हम एपरेंट वेट की वैल्यू निकालें, यानी कि T इज इक्वल टू W माइनस एम ए, और A क्योंकि G के बराबर होगा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो इस वजह से मैंने उसकी वैल्यू को रिप्लेस करूंगी विद A को G की जगह लिख दूंगे। और W की वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि वेट है और W हमारे पास mg के बराबर होता है, उसकी भी वैल्यू हम इसमें इंडल्ज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg माइनस mg। ठीक है, mg माइनस mg, और ये हमारे पास दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सिमिलर टर्म्स हैं, और हमारे पास जो एपरेंट वेट आ रहा है, यानी कि जो टेंशन आ रही है स्ट्रिंग में, वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि इस केस में स्टूडेंट्स जो स्केल पे रीडिंग आएगी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए वो क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि वो ऐसे महसूस होगा कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है, वेटलेस है, यानी कि उसमें वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 4 केसेस हैं जो कि हमने स्टडी किए हैं, जिसमें हमें मालूम होता है कि हमारे पास रियल वेट क्या है और एपरेंट वेट क्या है। और एपरेंट वेट जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास डिफरेंट होता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए रियल वेट से, उसमें कुछ वैल्यूज एड अप होती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि हम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, और नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में फिर एक्ट करती है वो चीज जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट होती है या फिर एड अप होती है।